हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए हम प्रिपरेशन यहाँ पर अपने कर रहे हैं। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स, बीए मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, कुल मिलाकर अगर आपके उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एनालिटिक फंक्शन वाला पार्ट है तो ये लेक्चर डेफिनेटली आपके लिए है। अब बशर्ते कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्पेशली पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के स्टूडेंट्स को, लेकिन इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा क्योंकि कोई टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं जो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ा रहा हूँ। अभी हम इसमें आज हमारा 7th लेक्चर है और इसमें हम जो देखने जा रहे हैं वो एनालिटिक फंक्शंस के ही आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं। मिलने थॉमसन मेथड को मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था, उससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन के एफजेड का अगर हमें रियल पार्ट पता हो या फिर हमें इमेजिनरी पार्ट पता हो तो उसकी हेल्प से हम पूरे फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर रियल पार्ट पता हो तो हम इमेजिनरी पार्ट को निकाल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट पता हो तो रियल पार्ट को निकाल सकते हैं किसी एनालिटिक फंक्शन एफजेड के। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आज मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। लास्ट टाइम मैंने 2-3 एग्जांपल में आपको क्वेश्चन कराए थे, आज 2-3 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा एटलीस्ट कवर हो जाए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एक बार रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे मिलने थॉमसन मेथड आपके लिए अभी दोबारा से लिख दिया यहाँ पर ताकि आप लोगों को एक बार दोबारा से रिमाइंड हो जाए सब कुछ। हमें पता है एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आईटा वाई प्लस ये सब कुछ होता है। ये चीजें मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। एफ जेड को मैंने ये ऐसा लिख सकता हूँ जो आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में मैंने z इज इक्वल टू जेड बार बोला। अगर एक केस हम ले लें कि कॉन्जुगेट और z एक जैसे हो गए तो तभी संभव है जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आईटा वाई। अगर y 0 हो गया तो दोनों के दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। तो उसकी हेल्प से मैंने ये किया। ये कंडीशंस में ऑलरेडी मैं पढ़ा नहीं रहा, आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे करके डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ जेड बराबर डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड है। ये लास्ट टाइम प्लीज मैंने डिस्कस किया आपसे, सिर्फ एक रिवीजन के लिए मैंने आपके सामने लिखा है, समझाने के लिए बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आप एक बार चीज को रिवाइज कर लो। ठीक है ना, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सीधे क्वेश्चन में हम हिट करते हैं डायरेक्टली। तो हमारी प्लानिंग बहुत सिंपल है। हमें अगर u गिवन होगा तो हम कैसे काम करेंगे, लास्ट टाइम किया था, आज देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। कल हमने इस तरह की क्वेश्चन को डिस्कस किया था क्योंकि इसमें ये अगर हम बोलने की u है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन। ये रियल पार्ट है अगर u है तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता रखा है कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू सिंपल से आप हमेशा ये लिख दिया करो पहले, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, बस इतना कर दिया करो। क्योंकि एफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा वी। मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। ठीक है ना, आज तो कुछ और कराना है, तो ये ताकि आप एक बार फ्लो में आ जाओ इसलिए करा रहा हूँ। तो कुल मिला के ये तो आपको दोनों तरफ डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, तो इसका भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन पर्टिकुलर केस में जब हम बात करेंगे कि जब z इज इक्वल टू जेड बार हो गया तो उस केस में डेल एफ बाई डेल एक्स करो या फिर सीधे डेल एफ बाई डेल जेड करो, दोनों बातें एक ही होती है। इसीलिए इस चीज और इसको इवन यहां पर यह भी बोला जा सकता है और जो अल्टीमेटली एफ डैश जेड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा कुछ। इसलिए डायरेक्टली हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये चीज सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, u जब गिवन है तो ये आराम से निकाला जा सकता है क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है, इसीलिए ये सीआर कंडीशंस को फुलफिल करेगा। यानी डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई होगा, एक बात। और दूसरी बात यहां पे होगी कि डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई होगा। प्लीज अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा उसको देखो, आप ये मत सोचना कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, सिर्फ रिविजन कर रहा हूं, अभी तक पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, ये मत सोचना कि ऐसे ही पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा तो बहुत डिटेल में जाता है। तो ये तो हमारा सिंपल u के फंक्शन बना हुआ, तो डेरिवेटिव लिया जा सकता है u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, v के रिस्पेक्ट में नहीं लिया सकता। तो डेल v बाई डेल एक्स को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, u की टर्म्स में, तो वो ऐसा बोला जा सकता है माइनस का डेल u बाई डेल वाई। अब चीजें काफी इजी हो गई हैं, क्यों, क्योंकि u हमें गिवन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में आराम से कर सकते हैं। बस हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे एफ जेड इज इक्वल टू, तो जो भी इस तरफ का इंटीग्रेशन में रिजल्ट आएगा वही अपना आंसर होगा। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ करके, तो इस क्वेश्चन को तो आप लास्ट टाइम से देख लो कि कैसे किया। आज के क्वेश्चन में क्या हो सकता है अलग काम, उसमें हमें रियल पार्ट ना दिया हो बल्कि इमेजिनरी पार्ट दिया हो सकता है, वी दिया हो सकता है, लेकिन प्रोसेस एग्जैक्ट सेम होगा, इसीलिए रिवाइज कराया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि खुद सोचो, उसमें सिर्फ हमें u वाले को रिप्लेस करना होगा क्योंकि v तो गिवन होगा, और u वाले को रिप्लेस कहां से करेंगे, डेल u बाई डेल एक्स को यहां से रिप्लेस करेंगे, काम एक ही जैसा होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। चलो, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में एक बार। अभी भी इस क्वेश्चन में रियल पार्ट ही दे रखा है, ठीक है, तो अभी भी इसका u ही दे रखा है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एफ जेड को। लेकिन मेरा स्टाइल आपको पता है कैसा वाला है, मैं फाइनली आपको v भी दिखाऊंगा कैसे, आपकी आंखों से आपको दिखेगा सब कुछ। देखो फटाफट से, टाइम नहीं है, तो हम सिंपल बोलेंगे कि यार एफ डैश जेड इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इतना भरोसा हो गया आप पे कि आपको इतना तो समझ में आ चुका है, चाहे कुछ आए ना आए, क्योंकि एफ जेड को मैं एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी को मैंने दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। लेफ्ट हैंड साइड में क्यों आया पता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम लेके चल रहे हैं कि एट जेड कॉमा जीरो पर बातचीत कर रहे हैं, यू के लिए भी और वी के लिए भी। लास्ट में हम ये रखेंगे। अब क्योंकि u हमें गिवन है
तो हमें v वाले टर्म्स को हटाना होगा। और क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन निकालना है, वो एनालिटिक है, ये 100% गिवन है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉम सी आर कंडीशंस फटाफट लिख देते हैं। सी आर इक्वेशंस क्या क्या होती हैं? वो होती है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। एक तो ये होती है, v को मैं कर्ल करता हूं ऐसे, एंड दूसरी होती है डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारे पास होती है, ये डैश है। तो अगर आप देखोगे इस केस में मुझे डेल यू बाई डेल एक्स को बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यू हमें गिवन है, वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वी वाला हमें गिवन नहीं है, इसलिए वी डेल वी बाई डेल एक्स को मैं रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमें ये मिलेगा डेल यू बाई डेल वाई एट z, 0। बस प्लानिंग बहुत क्लियर है कि हमें डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, एक बार डेल यू बाई डेल वाई निकालना है। फटाफट निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लो चाहो तो आप। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बहुत ईजी है सर, ये तो 2x हो जाएगा। और डेल यू बाई डेल वाई चाहिए, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव तो -2y। पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको दिखने लग जाएगा। गॉट इट? तो इतनी सी बात होती है, बस आपको यू नीड टू जस्ट पुट दीज वैल्यूज इनटू द इक्वेशन नंबर 2, बस इसमें डाल दो। ठीक है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स एट 2x, कहां पे चाहिए? एट z, 0। आप चाहते तो ये काम भी ऊपर ही कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं किया तो माइनस का इसको प्लस कर देगा, हेलो, और ये z, 0। तो कुल मिलाकर के जहां पे x है उसके प्लेस पे z लिख दो, जहां पे y है उसके प्लेस पे 0 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली इट विल बी 0। तो सिंपली माय डियर स्टूडेंट्स, एफ डैश जेड इज इक्वल टू 2z आ गया, एंड दिस इज वेरी इजी टू डू। ये क्वेश्चन काफी इजी रहा, क्योंकि मेन काम यहीं पे होगा कि क्वेश्चन लेंदी जाएगा नहीं जाएगा, वो यहीं से पता चलेगा। चलो यार, मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। अब आप समझते हो ना असल में एफ डैश जेड का मतलब क्या है? डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड लिखा हुआ हो, आपको समझाने के लिए एक लाइन यूज कर रहा हूँ। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो इस तरफ का डेरिवेटिव कट जाएगा, और उस तरफ का डेरिवेटिव लोगे z का z स्क्वायर बाई 2 होगा, एक कांस्टेंट लगा दोगे, तो कुल मिलाकर के एफ जेड की वैल्यू आ गई है z स्क्वायर प्लस सी। सो इट विल बी योर रिजल्ट। अगर आपको कोई कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करो एक एनालिटिक फंक्शन को जिसका रियल पार्ट गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने कर दिया, बधाई हो। लेकिन मैं इतने पे नहीं छोड़ता, हर बात में बोलता हूं आपको कि ताकि इसके आगे थोड़ा फील आ जाए, इसलिए आगे का काम कर रहा हूं। आंसर यही है, एफ जेड यही है, लेकिन अब देखो आगे क्या काम कर रहा हूं मैं समझाने के लिए। z स्क्वायर मतलब क्या? x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर ना। देखो आपको ना असली फील आएगा उसमें, क्योंकि इसमें फील नहीं आया जो अभी मैंने किया। ठीक है, मैथ्स लग गई, मतलब कैलकुलेशन हो गया, फील नहीं आया। इस b का स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव का, प्लस का 2x आइटा वाई, तो 2x वाई आइटा प्लस c हो जाएगा। अब आप अगर गौर करोगे तो रियल पार्ट क्या था? ये था। यहां गौर करोगे तो इतना रियल पार्ट आ गया, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि उसमें जरूर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो रियल पार्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बाकी जो कुछ बच गया वो जरूर एक कांस्टेंट रहा होगा, यानी 2xy प्लस इवन जो c लिया था आपने इंटीग्रेशन का, जो कांस्टेंट आया था आपके पास, वो भी इवन एक इमेजिनरी कांस्टेंट है, क्योंकि रियल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अलावा कुछ और नहीं है, तो जरूर वो कांस्टेंट बचा हुआ इमेजिनरी का हिस्सा होगा। तो इजी करने के लिए सिस्टम को सी डैश बोल दो ऊपर से, ताकि अब यहां पे आप समझ जाओ कि आप समझ जाओ अपने आप के लिए। मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं कि आपने आई सी को सी डैश को आई सी कह दिया आपने, बस वो वैसे ही खेलते हैं वैसे तो बचपन से ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स के साथ। तो बस ये आपको किसी ने पूछा नहीं, लेकिन आपने फिर भी बता दिया कि इसका v कितना होगा, 2xy प्लस कांस्टेंट होगा, आपने बता दिया। अरे बिल्कुल सही बताया आपने, u इतना था, v इतना था। अब जो भी इन दोनों को u प्लस आइटा v करके बनेगा वो ऊपर दिखेगा, और वही आपको निकालना था। गॉट इट? आगे बढ़ रहे, बहुत ईजी, मजा आ गया। आगे बढ़ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, चलो कराई देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से पढ़ो, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। ओह माय गॉड, इमेजिनरी पार्ट बोला जाना, अच्छा मैंने पढ़ लिया। इस बार इमेजिनरी पार्ट गिवन है माय डियर, इमेजिनरी पार्ट गिवन है, सो इट मस्ट बी v। तो अगर हम जब बात करते हैं कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, तो वो u प्लस आयोटा v का फॉर्मेट होता है, उसमें v गिवन है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यानी जो आयोटा से कनेक्टेड पार्ट होता है वो गिवन है। इस बारे में v गिवन है, लेकिन क्योंकि हमें तो बहुत क्लैरिटी है इसलिए हम नहीं घबराएंगे। हमें पता है सर कि आपको समझाने के लिए, चलो मैं एक लाइन यहां से नहीं यार, ये तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है डायरेक्ट लिखें। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स, और z, 0 पर हम पता कर रहे हैं चीजों को, z, 0 पर। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इस चीज को रिस्पेक्ट में x के दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया पार्शियल, और उस तरफ वो क्यों एफ डैश जेड हो गया, वो रीजन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस बारे में डियर स्टूडेंट्स हमें u गिवन नहीं है, इसलिए इसको हटवाना हमारा मोटिव है। वो v वाला ठीक ठाक है क्योंकि डेल v बाई डेल एक्स निकल सकता है। तो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल, ओह गॉड, अगेन वी विल टेक द हेल्प फ्रॉम CR इक्वेशंस। सो व्हाट वी आर विद CR इक्वेशंस, व्हाट आर दोस? फ्रॉम CR इक्वेशंस, CR यानी काउची रीमान इक्वेशंस। तो फ्रॉम CR इक्वेशन क्या होती है कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल, ध्यान रखना मैं v को कर्ल करता हूं, ठीक है, ये ध्यान दें, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई, बस इतना सा हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें अभी जो काम का है,
हमें डेल यू बाई डेल एक्स को हटाना है, तो डेल यू बाई डेल एक्स सर हमें यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, तो तुरंत से हम क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स के प्लेस पे वी विल जस्ट रिप्लेस इट, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई लिख देंगे आराम से, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी किसी को नहीं हो रही। और डेल वी बाई डेल एक्स तो आगे भी था, तो कितना ईजी हो रहा है, आप समझ पा रहे होगे कि कितनी अच्छी हमने बिल्कुल एक इतना अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बना दिया। सीआर इक्वेशन कितनी हेल्प कर दे रही है हमारी मेन टाइम पे आके। तो अब आप समझ गए v गिवन है, तो सर v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में बहुत ईजी है निकालना, निकाल लेते हैं फिर, आ जाओ साइड में। तो देखो डेल v बाई डेल एक्स निकाल लें एक बार, ठीक है। देखो इसका जब डेरिवेटिव लोगे cos h y विल बी कांस्टेंट, विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव sin x आएगा विद नेगेटिव, प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट नेगेटिव। उसके बाद डेल v बाई डेल y कितना होगा y के रिस्पेक्ट पे, तो cos x कांस्टेंट हो जाएगा, cos h y का डेरिवेटिव sin h y होगा विद पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होता, हेलो ये पॉजिटिव ही रहता है। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एट z कॉमा 0 पर फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए यहां पर इसके प्लेस पे z रख दो x के प्लेस पर, और cos h इंटू 0 cos 0 1 होता है, लेकिन नेगेटिव इसका था जो लिख दिया, गॉट इट। सिमिलरली माय डियर डेल v, ये क्या चल रहा है, v चल रहा है प्रणव, ये क्या मजाक कर रहे हो आप, डेल v बाई डेल y z कॉमा 0 पर फिर से निकाल लो, इस पे आप cos z रखोगे तो cos z रख लीजिए, और उसके बाद साइन 0 हो जाएगा क्योंकि y 0 रखना है, तो ओवरऑल थिंग विल बी 0, सो ओवरऑल रिजल्ट विल बी 0, तो ये 0 हो गया, चलो ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इससे और कुछ तो नहीं होगा। एफ डैश जेड इज इक्वल टू ये वाली जो चीज है डेल वी बाई डेल वाई, ये हमने पहले निकाल दिया, ये 0 हो गया, अच्छा जी, मतलब ये आयोटा लिखना भूल गया था मैं, प्लस आयोटा वाला टर्म इस बार रहा भैया, रहा वो रहा, माइनस का इवन वो माइनस का है, तो माइनस इसके आगे से ऐसे करके हमें लगा देने का है, उसमें क्या है बस, ठीक है। तो योर रिजल्ट इज व्हाट, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट ले लूं, इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं, तो एफ डैश जेड तो एफ जेड हो जाएगा, इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस जेड विद नेगेटिव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, और एक प्लस कांस्टेंट सामने से आ जाएगा, सो इट विल बी योर रिजल्ट, बेसिकली दिस इज द एनालिटिक फंक्शन। उन्होंने बोला था इतना ही, उन्होंने नहीं बोला है आगे करो इमेजिनरी पार्ट निकालो, वो सिर्फ फील के पर्पज से मैं आगे करा रहा हूं, करा सकता हूं, चलो ठीक है देख लो। देखो आगे क्या करोगे, एक लाइन और यूज कर लो कि cos z का मतलब आप लिख सकते हो कि cos of x प्लस आयोटा, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, इधर देख लो, एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास आ रखा आयोटा cos z आ रखा है, तो इन प्लेस ऑफ z आई कैन राइट इट लाइक दिस, ये लिख दिया। उसके बाद एफ जेड इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आयोटा cos a प्लस b, cos a cos b, हेलो, माइनस साइन a साइन b, दैट इज व्हाट साइन a साइन b, ऐसे ही करते हो सॉल्व, प्लस का कांस्टेंट, लास्ट टाइम भी क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन किया है तो फील है अपने को कि करना क्या क्या है, आपको लास्ट टाइम भी याद होगा, मैंने उस समय भी यूज किया था ये प्रॉपर्टी, मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखी, बहुत पहले मतलब इन्हीं लेक्चर सीरीज में बता रखी है, cos आयटा थीटा या आयटा एक्स जो भी कहो, जैसे एक्स ही कह लेते हैं, तो इट इज सिंपली इक्वल टू cos ऑफ एच एक्स, एक ही बात है। लेकिन जब आप साइन ऑफ आयोटा एक्स की बात करते हो तो आयोटा जब बेसिकली आगे आएगा और फिर जाके आप एच लगाने की आपको परमिशन होगी हाइपरबोलिक में। पहला लेक्चर मेरा हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री में ही है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जैसे आज 7वां चल रहा है। तो इसका मतलब ये चीज आयोटा cos ऑफ x है, एंड cos आयोटा y कैन सिंपली रिटन एज cos ऑफ एच एक्स इफ यू वांट, एच एक्स मतलब y इस बार ना, और अच्छा माइनस ये आयोटा है, ठीक है लिख दो, साइन एक्स हो जाएगा, साइन आयोटा y में एक आयोटा आएगा, वो आयोटा इसको स्क्वायर बना देगा, और अब उसका आयोटा हटके सिंपल y लग सकता है एंड प्लस कांस्टेंट। सो इफ यू वांट टू सॉल्व इट नाउ, देन आयोटा cos ऑफ x cos ऑफ एच वाई, हेलो, cos ऑफ x cos ऑफ एच वाई माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस इसे प्लस कर देगा, सो इट इज नाउ साइन एक्स साइन एच वाई एंड प्लस का कांस्टेंट। अब थोड़ा सा देखते हैं पीछे आके, पीछे हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन है, ध्यान से देखें प्लीज, v गिवन है cos x cos h y, और आप देख सकते हो कि इसमें सच में ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा कनेक्टेड है, तो 100% ये पूरी की पूरी चीज रियल पार्ट होनी चाहिए। इसका मतलब एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन ये भी बन पा रहा है कि जो इस बार का कांस्टेंट निकला इंटीग्रेशन से वो एक रियल कांस्टेंट है, इमेजिनरी कांस्टेंट नहीं है। आप शायद मेरी बातचीत को समझ पा रहे होगे, मैं कहना ये चाहता हूं कि इस बार का जो रियल पार्ट है दिस इज साइन एक्स साइन एच वाई, हेलो, साइन एक्स साइन एच वाई प्लस सी, ये पूरा रियल पार्ट है, एंड दिस होल विच इज कनेक्टेड विद आयोटा विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट इमेजिनरी पार्ट cos ऑफ एच वाई, गॉट इट। तो इस तरीके से माय डियर आपने निकाल लिया, किसी ने आपसे बोला नहीं था कि हमने v दे रखा तो u निकालो, लेकिन हमने u भी निकाल लिया, सो दिस होल थिंग विल बी एज u एंड दिस होल थिंग विल बी एज v तो गिवन था ही, u भी निकल गया, और ऑटोमेटिकली हमने अपना मेन काम पहले ही कर दिया है। वो तब की बात है कि कोई आपसे v के लिए भी पूछता है तो बात, अदरवाइज उतना ही काम करना था, तो मेरे ख्याल से वो काम तो यहीं पर हो चुका है, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं हो चुका है, ठीक है
ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, इसलिए मैंने ले रखी। इस बार भी माय डियर ये ना हमारा इमेजिनरी पार्ट है, वही जो 14th नाम का क्वेश्चन नंबर दे रखा मैंने, उसी के इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है। यानी कि क्या, एनालिटिक फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन है, सो इफ दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट सो इट मस्ट बी लाइक v, क्योंकि हम मानते हैं हमेशा एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, और उसमें v को ही हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं एफ जेड का। तो इसीलिए हम वैसे तो समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रोसेस से कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ एट जेड कॉमा जीरो क्यों करते हैं, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें आयोटा, क्योंकि जो कर वैसा वाला काम है वो तो हमें आ ही गया, आप करना ना, उसमें कोई दिक्कत। अब आप देख सकते हो कि इस बारी में हमें क्या गिवन है माय डियर, हमें v गिवन है। सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम सी आर इक्वेशन, अगेन वी विल टेक दी हेल्प फ्रॉम सी आर इक्वेशन की हेल्प लेंगे। एंड सी आर इक्वेशन क्या कहती है, ये कहती है कि डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू बाई डेल वाई, ये कहता है सी आर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस केस में हमें v गिवन है, सो वी विल नॉट टच इट, इसको नहीं कुछ करना, इसको करना है जो करना है, डेल यू बाई डेल एक्स को वी विल सिंपली रिप्लेस इट बाय डेल वी बाय डेल वाई। मैं एक एक चीज करा रहा हूं, आप भी ऐसे ही करो, याद करने के चक्कर में कम से कम रहो, क्योंकि क्या होता है फ्लो में तो चीजें याद हो जाती हैं आपको, लेकिन जब आप मेन करोगे तो फिर इसलिए स्टार्टिंग से ही कर लिया करो, एक आध लाइन ज्यादा लगती भी है लग ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कुल मिला के डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई की नीड है, आराम से कर लेंगे, बहुत ईजी है। देखो ऊपर दिख रहा है आपको जो, उसमें डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लो, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, है ना। तो क्या बोलूंगा मैं, अच्छा मैं डायरेक्ट कर लूं, देखो आप देख रहा होगा पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो डिवीजन रूल लगेगा सिंपल सा, जिसे आप कोशेंट रूल कहते हो कभी कभी, ये नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे ही करते हो नॉर्मल डिफरेंशिएशन, बस y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, उसके बाद x माइनस y को लिख देंगे। मैं सिंपल कोशेंट रूल लगा रहा हूं माय डियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो 2x, लेकिन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव चल रहे हैं, इसीलिए डेल वी बाई डेल एक्स तो हमारे पास आ गया। इवन ऐसा कर लेता हूँ, z कॉमा 0 पे निकाल लेता हूँ क्योंकि वहीं पे निकालना है, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे z डाल दो, z स्क्वायर, और y दिख रहा है वहां 0 डाल दो, तो यहाँ और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, फिर से z स्क्वायर डाल दो और यहाँ पे फिर से z डाल दो। एक मिनट, मैंने x के प्लेस पे z स्क्वायर गलत लिखा, इट मस्ट बी z ओनली, ठीक है। उसके बाद नीचे और क्या है, z स्क्वायर डाल दो, y स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि y के प्लेस पे 0 डालना है, ये हो जाएगा। तो ये z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर अपॉन में z की पावर 4, सो बेसिकली यू आर गेटिंग इट व्हाट, ये आपको मिल रहा है जो मैंने आपके बगल में यहाँ पर लिख दिया। मुझे लगता है हम फटाफट से यहाँ पे भी डेल वी बाई डेल वाई को भी निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। फिर से कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, उसके बाद x माइनस वाई का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1 होगा y के रेस्पेक्ट में, फिर से x माइनस वाई को लिखना है ऐसे करके, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है y के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। गॉट इट। अभी क्या करना है, डेल v बाई डेल वाई एट z कॉमा 0, बहुत सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे z स्क्वायर, वाई स्क्वायर 0 हो गया लेकिन ये माइनस बचा हुआ है तो आगे से लिख दिया, उसके बाद माइनस एक्स का z हो गया, वो y 0, ओह माय गॉड ये तो पूरा ही 0 हो गया, नीचे पे क्या बचा, z स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। कुल मिला के इस बार भी अगेन मुझे लगता है माइनस का 1 अपॉन z स्क्वायर ही हमें रिजल्ट में मिल रहा है, सेम टू सेम, देखो नीचे झुक जाता हूं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन को कहे आंसर क्या होगा, तो सर वैसे तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड लेनी चाहिए लेकिन ले लेता हूँ, रुक जाओ। एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एट जेड कॉमा 0, हमने निकाला माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर निकला है, और वो भी सेम टू सेम प्लस का आयोटा अपॉन जेड स्क्वायर निकला है। सो इफ यू वांट तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू, फिलहाल तक तो हमारा 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इफ यू वांट देन यू कैन टेक इट आउटसाइड, और एक मिनट ना, दोनों ही नेगेटिव के हैं, दोनों ही नेगेटिव के हैं, थोड़ा ध्यान से, तो इसलिए नेगेटिव क्या पूरा कॉमन ले लो, 1 प्लस आयोटा अंदर बच जाएगा। अभी ये एफ डैश जेड निकला, एफ जेड नहीं निकला, वही निकालना है। तो अगर आप चाहते हो, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मुझे इधर को जाना चाहिए, ठीक है। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू, एफ डैश जेड इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर एंड 1 प्लस आयोटा निकल गया। आप इंटीग्रेट, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ दी साइड, प्लीज आप ध्यान से लिखना, इंटीग्रेट करने पे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा को आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट टर्म बेसिकली, और आपको चलो समझाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक लाइन यूज कर लेता हूँ, चलेगा। एफ जेड इज इक्वल टू, आप सभी जानते हो कि बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जेड की पावर माइनस 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, माइनस 2 प्लस 1, और एक कांस्टेंट रख लो साइड में, बस हो गया। ये मैं एक्स्ट्रा काम करा के चल रहा हूँ आपको बार बार, इसकी जरूरत नहीं है, ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका फील बढ़े, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इस फॉर्मेट का, इसलिए भी करा रहा हूँ। ये हो गया। तो बेसिकली योर एफ जेड इज व्हाट, सिंपली नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा,
तो 1 प्लस आयोटा इन डिवीजन z प्लस कॉन्स्टेंट, इट विल बी योर एफ जेड, ये आपका हो गया। लेकिन क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहीं से, और लगे हाथ आप यहां से u को भी निकाल सकते हो। बोला तो नहीं है u निकालने के लिए क्योंकि v दे रखा है, लेकिन हम निकाल सकते हो लगे हाथ, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। उससे हमारा क्रॉस चेक भी हो जाएगा, हमें फिर ये भी चेक करनी रहेगा कि सही आया कि गलत है। देखो आगे बढ़ रहे हैं, वहां तक काम हो चुका है, एनालिटिक फंक्शन निकल चुका है, यही निकालना था। अब हम देखते हैं कि अगर हम और क्या कर सकते हैं। 1 प्लस आयोटा z को रिप्लेस कर लो x प्लस आयोटा y से, एक बारी के लिए समझने के लिए हमने ऐसा कर लिया, और प्लस का कांस्टेंट को हमने ऐसे ही रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि हम कुछ क्या कर सकते हैं इसमें कि नहीं कर सकते, बस इतना ही देख रहे हैं। ऐसा करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, x माइनस आयोटा y से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और x माइनस आयोटा y से नीचे भी। आप नाराज तो नहीं हो गए अगर मैं x माइनस आयोटा y को x प्लस आयोटा y से रिप्लेस करके डायरेक्टली ये लिख दूं तो? देखो नाराज मत होना, a प्लस बी ए माइनस बी का सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया बस, और कुछ नहीं। प्लस का c, एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, x माइनस आयोटा y, मल्टीप्लाई करने लग जाओ, x वन जार x और x इंटू आयोटा आयोटा x, माइनस का आयोटा y वन जार इतना, माइनस का आयोटा आयोटा प्लस का हो जाएगा और y बन जाएगा, और प्लस यहाँ c बनेगा, और होल डिवीजन में आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। इफ यू वांट देन यू कैन जस्ट राइट इट लाइक x प्लस वाई, जो वैसे टर्म है उन्हें एक साथ लिख दो, जो इमेजिनरी टर्म है उन्हें भी एक साथ लिख दो, एंड इफ यू वांट देन यू कैन स्प्लिट द डिनोमिनेटर बोथ ऑफ दी साइड्स। मैंने स्प्लिट कर दिया ऐसे कर कर, और ये हो गया, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पता भी है, क्योंकि मैंने पहले भी करा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं डायरेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, लेकिन आप बीच बीच में देखते हुए चलो कि आप कर क्या रहो। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं हर बार कर रहा हूँ। देखो इधर आप समझ सकते हो कि इसको फिर से मैं तोड़ के x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई बोल सकता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं, शायद समझ पा रहे होंगे आप, मैंने डायरेक्टली यूज की थी ये चीज़ यहाँ पे। इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मुला लगा के, तो आपको अल्टीमेटली यही मिलेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर उसे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। यहाँ पे यूज भी किया मैंने इसे। तो उसी तरीके से अगर मैं इसे x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई बोलूँ, तो इसके तो कटने के खैर कोई चांसेस नहीं है, इसको तो मैं कुछ नहीं छेड़ सकता यार, इवन मैं किसी को भी नहीं छेड़ सकता। मेरा आंसर यही है, मुझे लगा था कि वो कटेगा, लेकिन वो कटने का मतलब ही नहीं होता। फिलहाल यही हमारा आंसर है जो हमारा आया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है माय डियर, दिस विल बी योर रिजल्ट। अब इसमें एक अच्छी बात क्या है, ऑब्जर्व करो कि इसमें v दे रखा है x माइनस वाई और x, आप देखो बिल्कुल देखो x माइनस वाई अपॉन सेम टू सेम है। इसका मतलब v जब ये है तो जरूर ये जो c होगा ये इसके साथ इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब पक्का रियल पार्ट का हिस्सा है। यानी कि अगर आप रीअरेंज करके लिखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक कि x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, दिस होल विल बी योर रियल पार्ट, एंड दिस आयोटा x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी योर इमेजिनरी पार्ट। ये जो इमेजिनरी पार्ट से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, रियल पार्ट पूछता तो आपने बता दिया, और क्रॉस चेक भी हो गया, सही है, क्योंकि यही हमारा इमेजिनरी पार्ट गिवन था। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे होगे आप। फटाफट से आगे के और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और एक बार फिर चलते हैं घर को। इमेजिनरी पार्ट है माय डियर, ध्यान देना, रियल पार्ट नहीं है। एक बार आप रियल पार्ट करके अज्यूम करके सॉल्व करना चाहिए, फिलहाल मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से वही सिलसिला, एफ डैश जेड इज इक्वल टू, कुछ भी याद नहीं करा हुआ भाई हमने, ध्यान रखना, डेल यू बाई डेल एक्स एट जेड कोमा जीरो प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स एट जेड कोमा जीरो, बस इतना सही तो मैंने काम किया। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो केस चल रहा है ये v के साथ चल रहा है, इसलिए मुझे u को रिप्लेस करना पड़ेगा। इस बार इवन मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूँ काउची रीमान की हेल्प से। इसे डेल यू बाई डेल एक्स को मैंने चेंज कर दिया। अब माय डियर आप समझ रहे होंगे मैंने क्यों किया चेंज। इस बार मैंने लिखा नहीं है, इस बार मैंने डायरेक्टली कर दिया, इस बार मैंने साइड में काउची रीमान इक्वेशंस को लिखा नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि v का x के और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके आंसर जो मिलेगा उससे हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सो डेल v बाई डेल एक्स विल बी, इसका आप डेरिवेटिव लोगे x के रिस्पेक्ट में, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद डेल बाई डेल एक्स ऑफ, आप भी क्या याद रखोगे, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे ही करोगे चेन रूल। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी देखिएगा, ये जो सबसे नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा फिर होल अपॉन में ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ऐसा दिखने लग जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व किया। वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होगा नेगेटिव के साथ 1 अपॉन में, ऐसे ही करते हो एक्स स्क्वायर ही, तो आपका ही निकल गया। तो लगे हाथ ऐसा करते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स निकाल ही देते हैं, जेड कॉमा जीरो पे कितना आ रहा है, तो जेड कॉमा जीरो पे इट इज लाइक, ऊपर तो वाई है ना, तो जीरो हो रहा है, ये तो पूरा जीरो हो गया, क्योंकि ऊपर वाई है, तो चलो कोई बात नहीं, अब हम क्या करें, अब हो गया तो हो गया यार, ठीक है। नहीं चाह रहे आप लोग हमसे कैलकुलेशन कराना तो कोई बात नहीं यार, डेल वी बाई डेल वाई भी निकाल दो। डेल वी बाई डेल वाई कितना होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जैसे कि होता ही है, बट दिस टाइम वी विल टेक डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दिस टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर से टॉप में चले जाएगा जैसे पिछली बार गया था। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा। वाई एक्स कॉन्स्टेंट डेट बाहर आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बस इस बार ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा। तो डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू, नाउ दिस टाइम वी आर विथ
एक x बचा ऊपर, सो डोंट फॉरगेट इट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस बारी का बच गया। If someone is saying find it at z comma 0, so we can simply write z upon z square, क्योंकि 0 y के प्लेस पे रखोगे तो यही बचेगा। एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, अब क्या करोगे, जस्ट इन्हें प्लेस कर दो। अरे हम एक ही तो काम कर रहे हैं यार, ये निकाल दिया, चाहो तो इसे 1 कह लो, चाहो तो इसे 2 कह दो, चाहे तो इसे a कह दो, इक्वेशन a में डाल दो 1 और 2 को उठा के। तो आप देखोगे कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ये पहले वाला जो है डेल वी बाई डेल वाई, ये हमने निकाला और ये 1 अपॉन जेड आ गया, बहुत सुंदर, प्लस आयोटा, वो डेल वी बाई डेल एक्स हमने निकाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो 0 आ गया। तो कुल मिला के एफ डैश जेड इज इक्वल टू, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड बच जाएगा इस तरफ, क्योंकि वो तो 0 ही है, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस का कॉन्स्टेंट। इफ यू वांट देन यू कैन कॉल इट लाइक लॉग सी, आपकी मर्जी। तो ये आपका कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने, लेकिन हर बार की तरह हम अपने को क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड प्लस सी हमारा आया, बहुत सुंदर। जेड के प्लेस पे मैं अगर एक्स प्लस आइटा वाई रख दूं, कोई तकलीफ समस्या तो नहीं? आप भूले तो नहीं एक बात, मैं चाहूं तो स्लाइड में पीछे आके दिखा सकता हूं आपको, लेकिन अब बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए मैं जा नहीं रहा। देखो आपको सबको याद होगा, लेकिन मुझे लगता है भूल गए होंगे कुछ लोग, इसलिए मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो याद आ रहा है कुछ कुछ, ऐसा बोल सकते हैं इसे। और क्या इसे याद आ रहा है कि इसे पोलर फॉर्मेट में ऐसा बोलते थे? अब तो याद आ गया होगा सब कुछ, क्योंकि जेड को पोलर फॉर्मेट में बोलता हूँ, तो उस हिसाब से शायद आपको अब याद आ रहा होगा। सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ मैं आप लोगों का। लॉग ऑफ आर प्लस लॉग ऑफ ई की पावर आइटा थीटा, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। नेक्स्ट लाइन में इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये आइटा थीटा भाग के आगे आ जाएगा और लॉग ई का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लॉग आर क्या होता है सर, आर क्या होता है, सोचो पोलर फॉर्मेट में आर क्या होता है, सबको याद है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ, पावर हाफ को आप आगे ला सकते हो। थीटा याद करो सबके सब क्या होता है, मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, मुझे लगता है ये भी बहुत ज्यादा करा दिया मैंने आपको, इतना सब समझ रहे होंगे मैंने क्या क्या किया, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने पूरा खोल दिया। सब जानते हो कि पोलर फॉर्मेट में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई बाई एक्स, वहीं से मैंने ये लिखा थीटा। सब जानते हैं कि पोलर फॉर्मेट में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, उसी की हेल्प से लिखा। पहले लेक्चर में सब, पहले दूसरे लेक्चर में कवर किए एक एक चीज, क्योंकि मुझे पता था इनका काम पढ़ना है। ठीक है, बस इसी चीज का जो ये साइड में लिखी हुई रफ काम था मेरा, मेन मैं जब काम करने आऊंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधे कि लॉग ऑफ जेड था बेसिकली, इससे पहले ही लाइन में। आप जरूरी नहीं है ऐसे एक्स प्लस आइटा वाली को, आप सिंपल लिख सकते हो कि भाई लॉग जेड को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग जेड को मैंने इमेजिनरी और रियल पार्ट की फॉर्म में तोड़कर पहले भी सिखाया था आपको, और बगल में भी दोबारा करके दिखा दिया, ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वो अब ना हो। क्लियर है? अब आप खुद देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है, यहाँ भी दिख रहा कहीं, और वो इमेजिनरी पार्ट था। क्या इमेजिनरी पार्ट है? बिल्कुल सही। तो इसके अलावा जो कुछ बच गया वो पक्का रियल पार्ट है, और जो कुछ बचा हुआ वो सबको दिख रहा है। आप चाहो तो हाफ को रूट बोल सकते हो आगे ले जाके, नहीं चाह रहे तो मत चाहो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक प्लस कॉन्स्टेंट को इसके साथ इंक्लूड कर दो, आइटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ये तो था ही आपका। तो आप एकदम समझ चुके हो कि दिस होल थिंग विल बी कंसिडर्ड एज योर यू, यानी क्या, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड की तरह कंसिडर होगी, एंड दिस थिंग इज कंसिडर्ड विल बी एज दिस, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड होगा। और इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन था, तो हमारा क्रॉस चेक हो गया कि टेन इनवर्स वाई बाई एक्स से। रियल पार्ट कोई पूछेगा क्या होगा, तो दिस विल बी लाइक हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, दिस विल बी अवर, यानी कि इस बार जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकला था, दिस इज अ रियल कांस्टेंट, नॉट इमेजिनरी। गॉट इट? सो इस तरीके से कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक मेरा हार्मोनिक फंक्शंस वगैरह होगा, फिर थोड़ा ऑर्थोगोनल वगैरह कर्व्स के बारे में, ट्रेजेक्टरी के बारे में देखेंगे। फिर असल में ना क्वेश्चन ही है ज्यादातर एनालिटिक फंक्शन पे, जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अच्छी अच्छी वैरायटी के, जो एग्जैक्टली पूछे गए हैं यूपीएससी में और जो पूछे जा सकते हैं, वो सब करा दूंगा ताकि कुछ छूटे ही ना। और वो कराने के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है, मजा नहीं आ गया तो नाम बदल देना। क्या रखोगे अपना नाम? अच्छा मेरा बदलोगे, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं किसका बदलेंगे। तो कुल मिला के हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर फाइनल जो उसका वो बीच में लॉरेंट सीरीज वगैरह आ जाएगा उसी के बीच में। फिर उसके बाद आगे बढ़कर हमारा रेसिड्यूज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और हैवी मार्कर, 15 मार्कर क्वेश्चन, 20 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, वो हम करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थोड़ा कंपैरेटिवली शायद लंबा ही बन गया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि करा देता हूँ जितने क्वेश्चन है इसके एक बारी में। तो अभी मिलने थॉमसन मेथड के क्वेश्चन हमारे पास हो गए, और आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। अभी और जो वैराइटीज आगे आगे आ रही है वो मैं आगे क्वेश्चन मिलूंगा। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की जो क्लासेस होती है उन्हें भी आप देखा करें। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं मेरे से, बस थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट पड़ता है। मैथ्स की बढ़ाने, यूट्यूब पे बढ़ाने, मेरा अलग से कोर्स मैथमेटिक्स का जो चल रहा है, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए लाइव कोर्स, उस पर 2 घंटे की मेरी रेगुलर क्लास रहती है, तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ संडे का ऑफ रखता हूँ, इवन सैटरडे को भी मेरी क्लास रहती है। अभी के स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।